Professor Kiran Shendre, and with me Dr. Sahebrao Chauhan sir, supervisor our Professor Praveen Thakre sir, Mragi Gautam ma'am and Ninad Khoye sir is also here. The main object of conducting this program is to provide information about the various subjects in the commerce stream only for the junior college students, and their prospects in the future. For this program, the main object of this program is to introduce the various subjects and various resource persons to the junior college level students. So, with we have Dr. Bhaskar Ghesas sir to introduce the basics of accountancy. Without taking too much time, our today's guest, Dr. Sahebrao Chauhan. Okay. Without taking too much time, I would like to invite Professor Praveen Thakre sir, our junior college supervisor, just share their views. बापू फक्त वेलकम करून टाक. हे दोन्हीकडून चालते का? गोसे वाणिज्य महाविद्यालयात आज जो प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे त्यामध्ये कॉमर्स संदर्भात जे विषय आहे त्या विषयाची माहिती आपल्याला अवगत करून देणार आहे. तर मी आज या कार्यक्रमाचे जे आयोजक आहे त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि जे विद्यार्थी हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे ऐकेल आणि कॉमर्स बद्दलचं जे ज्ञान आहे ते प्राप्त करेल त्या विद्यार्थ्यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I request Dr. Sahebrao Chauhan sir for introductory speech. भास्कर आवाज येत आहे ना? हो हो, अगदी स्पष्ट सर. बर बर, हो, अगदी क्लिअर. शिक्षा मंडळ द्वारा संचालित गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा कनिष्ठ महाविद्यालयाद्वारे आयोजित 11वी वाणिज्य शाखेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नवीन विद्यार्थ्यांना वाणिज्य शाखेविषयी आणि त्या संबंधित असणारे आमचे विषय या विषयाशी संबंधित जागृती व्हावी, त्या पद्धतीची माहिती व्हावी. कारण जवळपास आपण पहिल्या वर्गापासून तर मॅट्रिक पर्यंत 10व्या वर्गापर्यंत वेगवेगळ्या विषयामध्ये शिकतो, परंतु त्यानंतर मात्र वेगवेगळ्या शाखेशी जोडल्या जातो. असे गोसे वाणिज्य महाविद्यालयाच्या 11वीच्या वर्गामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं स्वागत आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे विषय तज्ज्ञ आणि वाणिज्य शाखेशी संबंधित असणारी जी लोक या आमच्या मित्रमंडळीकडून आमच्याच विद्यार्थ्यांना तशा प्रकारचं मार्गदर्शन वाणिज्य शाखेसंबंधी आणि वाणिज्य शाखेच्या विषयाशी संबंधित वेगवेगळ्या विषयाचं नॉलेज आणि त्या शाखेमध्ये काय महत्त्व आहे आणि कशा पद्धतीचं ते वाणिज्य शाखेला ही मुलं जोडल्या गेली आणि त्यांना या वाणिज्य शाखेतून पुढे काय करता येईल आणि वेगवेगळ्या विषयाच्या माध्यमातून काय करता येईल, ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहे ह्या विद्यार्थ्यांना जाणून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून एक चांगला उपक्रम कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून जो घेण्यात आला आहे. तर विशेषतः मी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे पर्यवेक्षक प्राध्यापक प्रवीण ठाकरे, या अवेअरनेस प्रोग्रामचे समन्वयक प्राध्यापिका किरण सेंद्रे, संयोजक प्राध्यापिका एम गौतम मॅडम आणि आमचे टेक्निकल कन्व्हिनियर प्राध्यापक निनाद खोळे, मी विशेषतः महाविद्यालयाकडून आणि शिक्षा मंडळ परिवाराकडून कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेच्या अवेअरनेस प्रोग्राम इंडक्शन प्रोग्रामसाठी या लोकांचं मनपूर्वक आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद सुद्धा देतो. विशेषतः आमचा मित्र म्हणून आणि या महाविद्यालयाशी फार पूर्वीपासून जोडल्या गेलेले डॉक्टर भास्कर घैसास आज एक विषय तज्ज्ञ म्हणून जेव्हा आमच्या मुलांना अकाउंटन्सी या विषयाशी संबंधित जे मार्गदर्शन या ठिकाणी करणार आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जेव्हा वाणिज्य शाखेशी जोडल्या जातो तेव्हा जे काही लँग्वेज जर सोडला आपण भाषा
या विषयाशी संबंधित काही गोष्टी जर सोडल्या आपण हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तर 4 विषय असे आहे ज्युनियर कॉलेजमध्ये, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये, की जे वाणिज्य शाखेशी संबंधित आहे. ओसी असेल, एसटी असेल, अकाउंटन्सी असेल, इकॉनॉमिक्स असेल. तर या विषयाचं कुठेतरी नॉलेज विद्यार्थ्यांना नवीन असताना वाणिज्य शाखेतून दिल्या जावं आणि त्याचं काय महत्व आहे हे वेगवेगळ्या विषय तज्ज्ञांकडून मी डॉक्टर भास्कर घैसास सरांना मी या ठिकाणी जे महाविद्यालयाकडून आमच्या शब्दाला मान देऊन आमच्या आयोजकाकडून ज्या पद्धतीनं त्यांनी वेळेतून वेळ काढून जो वेळ दिला, तर मी शिक्षा मंडळ परिवार आणि गोशे वाणिज्य महाविद्यालय परिवार याकडून विशेष आभार मानतो आणि धन्यवाद सुद्धा देतो. तसं धन्यवाद मानण्यासारखं काही नाही, ते माझी विद्यार्थी आहे, मित्र आहे. केव्हाही शब्दाप्रमाणे ते या ठिकाणी येऊन आम्हाला वेळोवेळी तशा पद्धतीचं मार्गदर्शन सुद्धा करतील. अपेक्षा करण्याची गरज नाही, कारण तो अधिकार आहे, हक्क आहे आणि म्हणून आमच्या विद्यार्थ्यांना त्या पद्धतीचं मार्गदर्शन आज दिलेल्या विषयाशी संबंधित चांगल्या पद्धतीने ते करतील, त्याच्यात दुमत नाही. आणि म्हणून सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, वेगवेगळ्या विषयाशी संबंधित असणारा हा 4 दिवसीय कार्यशाळेसारखा इंडक्शन प्रोग्राम, जो वाणिज्य शाखेशी संबंधित असणाऱ्या विषयाशी संबंधित असणारा मार्गदर्शन विषय तज्ज्ञांकडून जो आयोजित केला आहे, तर आवर्जून आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आणि त्या पद्धतीनं हे मार्गदर्शन घेऊन पुढे भविष्यामध्ये आपण वाणिज्य शाखेशी संबंधित असणारं बरंचसं काही करू शकता आणि तुम्ही कराल सुद्धा ही अपेक्षा. कारण जेव्हा गोशे वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये तुम्ही जोडल्या गेले आहे, तर या ठिकाणी जी क्वालिटी तुमच्यामध्ये आहे, जे पोटेन्शियल तुमच्यामध्ये आहे, तेही पोटेन्शियल पुढे भविष्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला त्याचा लाभ मिळो. आणि म्हणून सर्वांचं या ठिकाणी मी महाविद्यालयाकडून तुमचं स्वागत करतो. आणि या ठिकाणी मी आजच्या या कार्यक्रमाच्या समन्वयिका प्राध्यापक किरण सेंद्रे यांना मी माझे 2 शब्द संपवून पुढच्या कार्यक्रमासाठी त्यांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद सर. यानंतर आपण जसं सरांच्या इनॉग्रल स्पीच नुसार आपल्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे. आपण सर्वात आधी यानंतर इन्व्हाइट करतो आहे आजचे चीफ स्पीकर डॉक्टर भास्कर घैसास सर. त्याआधी आपण थोडा त्यांचा परिचय बघूया. Dr. Bhaskar Ghaisas sir is the Assistant Professor of Vidyabharati College, Selu, as well as the HOD of Commerce Department in Vidyabharati College. Sir have also the PhD Guide of RTM University, Nagpur. Sir have also the PhD and MPhil referee in Savitribai Phule University of Pune. Also the Commerce Board Study Member in the Datta Meghe Dean University, Wardha. Sir have also the 30 research paper published in the national international conference, and also the 4 books are published in the account subject as per the syllabus of RTM University, Nagpur. It is our pleasure that the great personality is with us, so I invite Dr. Bhaskar Ghaisas sir for the speech. Thank you. Thank you for nice introduction. First of all, respected principal, Dr. Sahibrao Chauhan sir, GS Commerce College, Wardha, coordinator of this program, Professor Shendre Madam, Supervisor Thakre sir, Convener Professor Gautam and Ninad Khule. Thanks for inviting me as a resource person to share my knowledge among new admitted students in commerce faculty. So good afternoon, dear students. You are lucky to entered in commerce faculty. So first, what is meaning of commerce? What is the base of commerce faculty? So the base of commerce faculty, the definition say that the commerce is the study of business and business activity. माने वाणिज्य का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित जो भी उपक्रम है उसकी पढ़ाई करना. अब यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित होता है
Sir, there is a question arise, what is meant by business? बिजनेस माने क्या होता है? तो जनरली हम नॉर्मली हमारे लाइफ में हमने ये बिजनेस व्यवसाय, दुकान, बढ़िया आवाज होता ये है। शब्द हमने बार बार सुना है। चलो तो बिजनेस का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? चलो तो बिजनेस की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस मीन्स एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी टू अर्न ए मैक्सिमम गेन एंड देयर इज ए कंटिन्यूएशन। माने क्या होता है? व्यवसाय माने क्या? तो लाभ हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करना और वो करते ही रहना, उसमें सातत्यता रहना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसको बिजनेस कहा जाता है। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, so which type of activity is involved in business? So there is a 3 activities. First trade, second production, and third is service, profession. तो अब ये जो है, तो व्यापार हो गया, उद्योग हो गया और सेवा हो गई। तो यहाँ पे जो है कि व्यापार में क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माने जो भी वस्तुएं हैं उसका आदान प्रदान करना, हस्तांतरण करना और उसके द्वारा लाभ हासिल करना। उद्योग का मतलब क्या होता है? तो वहां पे किसी चीज जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर मार्केट, वो प्रोडक्ट तैयार करना रॉ मटेरियल से और वो बेचना और उसमें प्रॉफिट कमाना। और प्रोफेशन का मतलब होता है कि किसी चीज से जो हमारे पास ज्ञान है, जैसा डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं? अपना जो भी स्किल है उसके आधार पर जनरल पब्लिक की सेवा करते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। तो ये जो बिजनेस, ये जो कंसेप्ट है, ये बिजनेस में एक ही वर्ड पे ज्यादा हाईलाइट किया है, टू अर्न ए गेन। अब गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन मीन्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सरप्लस ऑफ इनकम अगेंस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। माने जो भी हमारा खर्चा है, हमारा जो भी आय है, इनकम है, वो इनकम में से हमने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, माने जितना पैसा खर्च किया है, वो अगर घटा देते हैं तो जो भी डिफरेंस मिलता है वो हमारा लाभ होता है। तो अब ये लाभ कैसे निश्चित होगा? हमने बोला है कि भाई टू अर्न ए गेन, टू अर्न ए प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? हमको कैसे पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ? और ये अगर हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमको हमारा जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमको ये बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। हमारा जो भी अभी ये वाणिज्य शाखा है, ये वाणिज्य शाखा में 4 सब्जेक्ट बने हैं। मैंने अभी आपको बोला कि बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है कि वो बिजनेस कैसे चलाना, किस टाइप से चलाना, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है। इट इज द वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, हाउ टू कनेक्ट द पब्लिक, कनेक्ट टू गवर्नमेंट, लोगों से व्यवहार कैसे करना, करस्पॉन्डेंस कैसे करना, किस प्रकार से करना, ये नॉलेज आपको जो प्रोवाइड करता है वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया। अब बिजनेस में आपका संबंध जो आएगा वो व्यक्ति से आएगा, ह्यूमन बीइंग से आएगा, और ह्यूमन बीइंग की स्टडी करना बहुत जरूरी है। और वो स्टडी करने के लिए द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग आपको कौन बताता है? तो वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ाता है। मैंने देखो, आपके जो 4 सब्जेक्ट बने हैं उसके पीछे कुछ वजह है कि अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है, हमको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमको अगर पत्र व्यवहार करना है, ड्राफ्टिंग करना है, लोगों से जुड़ना है, तो हमको हेल्प करेगा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। लोगों की पढ़ाई करना है, लोगों के स्वभाव ज्ञात करना, उनके साथ हमको आर्थिक व्यवहार करना है, तो आपको इकोनॉमिक सपोर्ट करेगा।
और हिसाब किताब की बात जहां पे आएगी, क्योंकि उसके सिवा तो हमको पता ही नहीं चलेगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, सो वी यूज और apply the bookkeeping and accountancy. So these are the four main subjects in our commerce faculty. So we start the what is the actual meaning of bookkeeping and accountancy. So there is a history. इसके पीछे इतिहास है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये हिसाब लिखना कहाँ से शुरू हुआ, किसके दिमाग में आया। तो सबसे पहले जो है हमारे इंडिया में जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर करके कौटिल्य थे, और वो कौटिल्य ने सबसे पहले अपना अर्थशास्त्र ये जो किताब लिखा, he wrote a book of अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र में उन्होंने मेंशन किया कि हिसाब कैसे लिखा जाता है। मीन्स द फर्स्ट कंसेप्ट entered in our country by a Chandragupta Maurya, finance minister Kautilya. Secondly, उसके बाद क्या हुआ, तो वॉटली बॉय इनके दिमाग में आया कि ये अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे, ये हिसाब कैसे मेंटेन होगा। तो उन्होंने एक बुक उस समय लिखी थी, द नेम ऑफ दैट बुक इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें उन्होंने पूरे सिस्टम कैसा रहेगा, क्या रहेगा, किस टाइप से रहेगा, ये उन्होंने उसमें मेंशन किया, और वो बन गए गॉड फादर ऑफ अवर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे हिसाब की प्रक्रिया बने एक एक कंसेप्ट आना शुरू हो गया, उसके बाद 1494 में मैंने 1494 में अपना एक कंसेप्ट सामने आई, और वो कंसेप्ट जो उन्होंने दिया डबल एंट्री सिस्टम, और वो डबल एंट्री सिस्टम जो था वो लॉन्च किया सबसे पहले इटली ने, और इटली में जो है लुका पैसिओली जो थे, इन्होंने ये कंसेप्ट 1494 में दुनिया के सामने रखे, और उन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में लोगों के सामने अपने रूल्स फॉलो किए। माने अब ये हो गया थोड़ा सा इतिहास कि लोगों के सामने हिसाब लिखना ये कंसेप्ट किस तरीके से और किन लोगों ने लाई। अब हमको ये देखना है कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एंड साइंस। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, माने बुक कीपिंग पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म ये क्या है, एक कला और विज्ञान है। तो ये आर्ट का मतलब क्या होता है, तो आर्ट का मतलब होता है कि हमारे में जो स्किल है, एक्सप्रेस द स्किल टू जनरल पर्सन। मेरे पास जो कला है, मेरे पास जो स्किल है वो लोगों के सामने लाना। अगर मैं अच्छी कहानी लिख सकता हूं तो मैं कहानी लिखूंगा, उसके द्वारा लोगों की सेवा करूंगा। इज ए आर्ट। एंड साइंस का मतलब होता है, एज पर साइंस, साइंस मीन्स ए परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। मीन्स ए परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज बने, उसमें जो भी दिया जाएगा वो परफेक्ट रहेगा, वो सत्य रहेगा। और यूनिवर्सल माने उसका प्रयोग आप कहीं पर भी करो, आपको मिलने वाले रिजल्ट जो है वो सेम मिलेंगे। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हमने कोई एक पत्थर आसमान की तरफ अगर हमने फेंका तो देखो वो समय जमीन पर आता है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ये पत्थर आप इंडिया में फेंको या पाकिस्तान में फेंको, वो जमीन पे ही आने वाला है, बराबर है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एंड साइंस। माने इसमें जो भी सिस्टम बना है, जो भी रूल्स बने हैं, जो भी डिसिप्लिन बना है वो परफेक्ट है एंड यूनिवर्सल है।
अगर आज हम इंडिया में बुक कीपिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, सेम पर्सन अगर अमेरिका में भी अगर कोई करता होगा तो वो इसी टाइप से करेगा, मीन्स यूनिवर्सल है। मीन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज ए यूनिवर्सल सिस्टम। अब यहाँ पे ये देखते हैं हम कि व्हाट इज मीन बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? सो बुक कीपिंग मीन्स कीप ए वेरियस टाइप्स ऑफ बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। अब यहाँ पे बोला कीप ए वेरियस टाइप्स ऑफ बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब व्हाट इज मीन बाय ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं व्यवहार, और व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार बने मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे, ये भी व्यवहार है। मैं किसी दुकान में गया, वहां पे 100 रुपए दिए कोई चीज परचेस किया, ये भी व्यवहार है। तो अकाउंट ब्रांच क्या बोलता है कि दोज ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर इन मनी ओनली रिकॉर्डेड अंडर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सिस्टम। देखो पहले कंडीशन दे दिया उन्होंने कि जो व्यवहार पैसों में होंगे, जो व्यवहार पैसों के स्वरूप में होंगे, दैट एंड दैट ओनली ट्रांजेक्शन कंसिडर इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो मैंने ट्रांजेक्शन का मतलब आपको क्लियर करवा दिया कि जो व्यवहार पैसों में होगा वो हमारे सब्जेक्ट में आएगा, जो पैसों में नहीं होगा वो हमारे इकोनॉमिक्स में या ओसी में या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में चले जाएगा। तो फिर बुक कीपिंग की डेफिनेशन जो है, बुक कीपिंग मीन्स कीप ए वेरियस टाइप्स ऑफ बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। अब प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? मैंने जो सिस्टम लॉन्च किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज ए साइंस। मैंने जो भी सिस्टम उन्होंने, जो भी रूल्स उन्होंने वहां पे दिए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना है। इट मीन्स ए प्रॉपरली। थर्ड पॉइंट, keep a various types of book. Various means how many books maintained to record the business transaction. So there is a 3 types of books generally maintained to record the business transaction day to day properly. अब 3 जो बुक्स मैंने आपको बोला, उसमें फर्स्ट बुक इज जर्नल, सेकंड इज कैश बुक एंड थर्ड इज सब्सिडरी बुक। माने एक दैनिक पंजी होती है, एक रोक पुस्तिका होती है और एक सहायक पुस्तिका। ऐसे 3 टाइप के जो बुक्स है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बुक जनरली मेंटेन इन बुक कीपिंग सिस्टम। अब हम ये कंसेप्ट आगे चलाते हैं कि व्हाट इज मीन बाय जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है? दैनिक पंची का मतलब ज्याला मराठीमध्ये आपण रोज कीर्द म्हणतो, याचा अर्थ काय होतो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? सो जर्नल, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जर, यानी लैटिन भाषा में एक जर नाम का वर्ड है, और उस वर्ड से हमारे इंडिया में जो वर्ड आ गया दैट इज जर्नल। सो जर्नल, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जर। अब इसकी डेफिनेशन क्या दिया उन्होंने कि जर्नल का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि जर्नल इट इज ए प्राइमरी बुक। जर्नल इट इज ए प्राइमरी बुक, इंपॉर्टेंट बुक, मेन बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन डे टू डे। डे टू डे माने डेली हमको जो भी व्यवहार हमारे दुकान में होंगे, हमारे बिजनेस में होंगे, वो रिकॉर्ड करना हमको, वो हमको लिखना है। तो उन्होंने बोला कि जर्नल इट इज ए प्राइमरी बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स दोज ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर इन मनी ओनली। अब ध्यान में रहेगा ना ट्रांजेक्शन का मतलब। सो जर्नल इट इज ए प्राइमरी बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन डे टू डे इन द फॉर्म ऑफ एंट्री। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया, एंट्री means there is a condition to record each and every transaction of the business in the form of entry, not in the form of story, not in the form of essay. देखो क्या बोलता है कि जर्नल अगर आपको मेंटेन करना है तो जो भी व्यवहार आपका आर्थिक व्यवहार, पैसों से संबंधित व्यवहार होगा, वो व्यवहार आपको एंट्री माने प्रविष्टि के स्वरूप में लिखना है।
आप किसी कहानी के स्वरूप में नहीं लिख सकते। अब जो एंट्री फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो फिर एंट्री सिस्टम जो है हमारे इंडिया में 3 टाइप के सिस्टम है टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कि इसके जो भी सिस्टम है हमारे इंडिया में 3 टाइप के सिस्टम है। फर्स्ट इंडियन सिस्टम, सेकंड सिंगल एंट्री सिस्टम एंड थर्ड इज डबल एंट्री सिस्टम। रखना तो हमारी इंडियन सिस्टम जो है, तो इंडियन सिस्टम के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडियन सिस्टम मीन्स टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए रीजनल लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन रीजनल लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री, माने जो प्रादेशिक भाषा है, जो भी व्यवहार है, तो ये इंडियन सिस्टम में उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन ए रीजनल लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री, प्रादेशिक भाषा में हिसाब लिखना। अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में लिखूंगा, अगर मुझे मराठी आती है तो मैं मराठी में लिखूंगा। इसलिए आप जूनियर 11th और 12th में आप जब अकाउंट पढ़ते हो तो हिंदी माध्यम वाला हिंदी में पढ़ता है, मराठी माध्यम वाला वो मराठी में पढ़ता है कि हिसाब कैसे लिखना, और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट ये इंग्लिश में पढ़ता है, इंग्लिश में लिखता है। So this system is known as Indian system, which is depend on the regional language of our country. हमारे देश में जो प्रादेशिक भाषा है, वो व्यापारी को जो भाषा आती है वो भाषा में हिसाब लिखेगा, वहां पे बाइंडिंग नहीं। बट द इंडियन सिस्टम इज ए आउटडेटेड सिस्टम, यानी आज के तारीख में इंडियन सिस्टम में अगर हम हिसाब लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होते। सेकंड सिस्टम जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज लॉन्च बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। मानी ये सिंगल एंट्री सिस्टम किसने लाई? तो अंग्रेज लोगों ने लाई, क्योंकि अंग्रेज लोग हमारे देश में जब आए वो व्यापारी बनकर आए और आगे चल के वो राजा बन गए, एंटर्ड इन अवर कंट्री एज ए ट्रेडर एंड आफ्टर ऑल बिकम्स ए रूलर ऑफ अवर कंट्री, राजा बन गए। फिर हमारे लोग खाली हो गए, तो इन लोगों को उन्होंने सिखा दिया हमारा हिसाब लिखो, और हमारा हिसाब लिखना है तो हम जो सिस्टम बता रहे उसके हिसाब से लिखो। यानी उन्होंने जो सिस्टम लॉन्च किया था वो सिंगल एंट्री सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव ओनली वन इफेक्ट, मे बी डेबिटेड और मे बी क्रेडिटेड। माने तो डेबिट होगा नहीं तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट साइमल्टेनियसली नहीं होगा, क्योंकि उस समय का उनका नेचर ही ऐसा था। यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहां से प्रोडक्ट लाते थे, माने रॉ मटेरियल गोज आउट फ्रॉम इंडिया। सेकंड, जो भी प्रोडक्ट बनता था वो इंडिया में लाके बेचते थे, बेचने के बाद जो पैसे आते थे इट इज ऑल्सो गोज आउट फ्रॉम इंडिया। मैंने उनका एक ही डायरेक्शन था, माल भी ले जाना पैसे भी ले जाना, और वो बेसिस पे उन्होंने सिंगल एंट्री सिस्टम लॉन्च किया। सिंगल एंट्री सिस्टम जो लॉन्च हो गया तो उसमें फिर आगे चल के क्या हो गया, हर लोगों को पता चला कि अरे यार ये तो हमारे पे राज कर रहे, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने उनको भगा दिया, फिर अंग्रेज समेट के एक इसमें रह गए, और उस समय फिर पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम चालू हो गया वो डबल एंट्री सिस्टम। And the basic meaning of double entry system is to record each and every transaction have a minimum two effect. Minimum two effect. First account should be debited, simultaneously another account should be credited. माने वो क्या बोलता है कि एक ही व्यवहार के दो परिणाम कंसीडर करो। देखो अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है इसके दो परिणाम हो रहे हैं, एक मैं बोल रहा हूं, नंबर 2 आप सुन रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट।
Means double entry system says that each and every transaction have a minimum two effect. One account should be debited, simultaneously another account should be credited. माने एक अगर विकलन होता है तो दूसरा समाकलन होता है. म्हणजे एक जर खातं नावे झालं तर दुसरं जमा होणार आहे. याला म्हणतात द्विप्रविष्टी प्रणाली, दुहेरी नोंद पद्धती. माने ये हो गया आपका डबल एंट्री सिस्टम. तो फिर जर्नल की डेफिनेशन में आपको बता रहा था कि जर्नल इट इज ए प्राइमरी बुक to record the business transaction day to day in the form of entry, which is based on double entry system. माने वो किस पर रहना चाहिए? We not on in Indian system or a single entry system, which is depend on double entry system. यानी डबल एंट्री सिस्टम द्वारा हमको हर व्यवहार वो जर्नल में लिखना होगा. लेकिन आगे क्या हो गया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. अभी जैसे आप 11 के स्टूडेंट है, अगर मैंने आपको बोला कि मैं दुकान में गया, मैंने 1 किलो शक्कर खरीदा, उसको 40 रुपए दिए, एंट्री बनाओ, तो आप पहले बोलोगे कि सर हमको पहले ये तो सिखाओ एंट्री कैसे बनती है, उसके बाद में हम बनाएंगे. देखो माने इफ देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, दैट बिजनेस कंसर्न कैन नॉट मेंटेन जर्नल प्रॉपरली. दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ जर्नल. माने ये जो जर्नल है इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि अगर मुझे एंट्री कैसे बनाते हैं ये अगर नहीं आता है तो मैं जर्नल मेंटेन कर ही नहीं सकता. और अगर मैं जर्नल मेंटेन नहीं कर सकता मैंने मैं हिसाब नहीं लिख सकता. और हिसाब अगर मैं नहीं लिख सकता तो मेरे को प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया ये मेरे को पता नहीं चलेगा. तो ये एक ड्रॉबैक हो गया. और दूसरा ड्रॉबैक उसके सामने ऐसा आया कि if in which business concern there is a lot of transaction held, that business concern cannot maintain journal properly. अब दूसरा उन्होंने ड्रॉबैक ऐसा बोला है कि जिस दुकान में बहुत सारे व्यवहार होते हैं दिन भर में और वो व्यवहार उसको लिखने को समय नहीं मिलता. और फिर क्या होगा कि जो जर्नल मेंटेन करने का सिस्टम उसने अपने बिजनेस में शुरू किया था वो कहीं ना तो कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये जर्नल के जो सबसे बड़े दो ड्रॉबैक है, इफ देयर इज लैक ऑफ नॉलेज दैट बिजनेस कंसर्न कैन नॉट मेंटेन जर्नल प्रॉपरली, एंड इफ इन विच बिजनेस कंसर्न देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन आर हेल्ड, मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस आर हेल्ड, दैट बिजनेस कंसर्न कैन नॉट मेंटेन जर्नल प्रॉपरली. अब ये जब बात सामने आई दुनिया के तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट उन्होंने ढूंढा कि अब कैसा करें. अगर वो दुकानदार को एंट्री बनाना नहीं आता तो वो हिसाब कैसे लिखेगा. अगर वो दुकानदार को समय नहीं मिल रहा, इतने सारे व्यवहार उसके दुकान में. हम सिंपल एग्जाम्पल जैसे चाय कैंटीन हो गई, किराना दुकान हो गया, देखो कितने सारे व्यवहार होते हैं दिन भर में. तो ये व्यवहार वो कब लिखेगा, कैसे लिखेगा. अगर वो सेपरेट एम्प्लॉय वहां पे अपॉइंट करता है तो ठीक है, बट उसकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है, he cannot bear the extra money on that particular work, तो वो क्या करेगा. ये बात जब सामने आई उस समय उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया. एंड द सब्स्टिट्यूट इज वन कैश बुक एंड अनदर इज सब्सिडरी बुक. मैंने वहां पे रोख पुस्तक और सहायक पुस्तक ऐसे दो ऑप्शनल आ गए. अब कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, फॉर दिस पर्पज द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डिवाइड इन टू पार्ट. फर्स्ट कैश ट्रांजेक्शन मीन्स कैश गोज आउट और कैश कम्स इन. मैंने मेरे पास से पैसे जाना या मेरे पास पैसे आना इज ए कैश ट्रांजेक्शन. एंड अनदर इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Means goods goes out, cash not comes in. मैंने माल बेचा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए, वो बाद में आने वाले हैं. दैट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और फिर क्या हो गया कि बाइफर्केशन जब हो गया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड कैश ट्रांजेक्शन. सो टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन, properly, the provide the cash book
and credit transaction recorded in subsidiary book. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट, अब कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स में क्या है? देयर इज नो कंडीशन टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंट्री. तुमको एंट्री फॉर्म में नहीं लिखना है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है. अगर पैसे आते हैं तो डेबिट में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो. पैसा जाता है तो राइट हैंड साइड में लिखो, कैश बुक के क्रेडिट में लिखो. एकदम आसान तरीका. किसी अनपढ़ व्यापारी को भी अगर आपने बता दिया कि भैया पैसे आए तो इधर लिखना, पैसे गए तो इधर लिखना, he can easily maintain the cash book properly. Means there is no binding about a journal entry. So सब्सिडरी बुक्स में भी क्या हो गया कि वहां पर भी कोई एंट्री नहीं करना है. जिसको बेचा है वो डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखो, इस टाइप से वो चलते रहेगा. तो अब ये जो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो देखो स्टूडेंट, आपको एक प्रॉब्लम माने कंफ्यूजन हुआ होगा कि कैश का मतलब होता है पैसा, माने पैसे में व्यवहार हो गए तो ही कैश व्यवहार होगा, ऐसा नहीं. तो कैश ट्रांजैक्शन इंडिकेट द मनी इन करेंसी, सेकंड चेक और ड्राफ्ट, एंड थर्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, एंड फोर्थ इज पोस्ट डेटेड चेक. मैंने देखो अब उन्होंने क्या बोला कि कैश का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है. कैश मीन्स नॉट ओनली ए करेंसी. कैश का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी को पैसे दिया या किसी से पैसे लिया, इट इज ए कैश ट्रांजेक्शन. अगर मैंने किसी को चेक दिया या किसी से चेक लिया, इट इज ऑल्सो कैश ट्रांजेक्शन. अगर किसी को पैसे देना है, उसके बदले में मैंने उसको ड्राफ्ट दिया, या मुझे पैसे लेना है तो उसने मुझे ड्राफ्ट भेजा, इट इज ऑल्सो कैश ट्रांजेक्शन. और उसके बाद में इंडियन पोस्टल ऑर्डर. इंडियन पोस्टल ऑर्डर, अगर मुझे किसी को पैसे भेजना है, उतना पैसा मैं पोस्ट ऑफिस को दे दूंगा, मुझे एक कागज मिलेगा जिसपे वो पार्टी का नाम रहेगा, मैं उनको भेज दूंगा, वो वहां के पोस्ट ऑफिस से पैसे ले लेंगे. और इसमें और एक ट्रांजेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज डिस्काउंट. है ना, डिस्काउंट ये वर्ड सभी को मालूम है. तो ये जो डिस्काउंट ट्रांजेक्शन है, इट इज ऑल्सो कंसिडर ए कैश ट्रांजेक्शन. एंड फॉर दिस पर्पज, मीन्स इन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ए मनी, इन्वॉल्व ए चेक एंड ड्राफ्ट, इन्वॉल्व इंडियन पोस्टल ऑर्डर, इन्वॉल्व द डिस्काउंट. सो फॉर दिस पर्पज, कैश बुक ऑल्सो डिवाइड इन 4 पार्ट. First, a single column cash book. Second, double column cash book. Triple column cash book and PT cash book. यानी जैसे आपके दुकान में एक ही व्यवहार होता है, आप सिंगल कॉलम मेंटेन करो. ये तीन में से माने एक कैश, दूसरा चेक ड्राफ्ट माने बैंक, और तीसरा डिस्काउंट. अगर 2 व्यवहार होते हैं, आप डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करो. अगर तीनों व्यवहार होते हैं, आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करो. और अगर आपके बिजनेस में विदाउट वाउचर आप कोई खर्चा करते हो, यानी हम पैसा पेड करते हैं लेकिन हमको रिसिप्ट ही नहीं मिलता. आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओ, एक एनिसिन की टैबलेट लो, आपको वो बिल देता है कि देखो. आप किसी पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, पोस्ट कार्ड खरीदो, उसको बिल मांगो, वो देता है कि आपको. मैंने ऐसे भिखारी दुकान के सामने बहुत सारे आते हैं, उसको हम 1-1 रुपया देते हैं, उसको बिल मांगो, बोला मिलता है क्या? और हमारी गवर्नमेंट है, विदाउट बिल अगर आप कोई ट्रांजेक्शन लिखते हो तो एक्सेप्ट नहीं करती. तो फिर इस टाइप के ट्रांजेक्शन कहाँ लिखना? तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डेड अंडर पीटी कैश बुक, कॉलमर कैश बुक, मैंने इस टाइप के व्यवहार उसमें लिखे जाएंगे. अब रही बात सब्सिडरी बुक्स, तो सब्सिडरी बुक्स जो है records only credit transaction of our business. So credit transaction means credit purchase, purchases returns, credit sale, sales returns, bills receivable, bills payable, and last number 7 is general journal. So these 7 types of book maintained in subsidiary books and only used for record the credit transaction. Means cash transaction recorded in cash book and
credit transaction recorded under subsidiary books. So this is the three books. First journal, second cash book, and third subsidiary book which is maintained in bookkeeping system. अब ये जो बुक कीपिंग सिस्टम है ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, इसलिए देखो बुक कीपिंग ये वर्ड अगर आपने देखा ना, मैं उसको तीन हिस्सों में बांट देता हूं, एक बुक, सेकंड कीप, और तीसरा आईएनजी, है ना, उसको पूरा स्पेलिंग बन गया बुक कीपिंग। तो इसमें से आपकी डेफिनेशन बन गई कीप, थ्री टाइप्स ऑफ बुक, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। सो आईएनजी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, उसमें हम ये लगाते हैं। तो फिर बुक कीपिंग सिस्टम इज ए कंटिन्यूअसली प्रोसेस, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जहां से आपका बिजनेस शुरू हो गया, साल भर आपको लिखते रहना है, रिकॉर्ड करते रहना है जो भी ट्रांजेक्शन होगा। और जहां पे बुक कीपिंग सिस्टम हमारा खत्म हो जाता है, मीन्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट में जो दिया है वो पीरियड ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस इज 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर। यानी हमारे यहाँ जो भी हिसाब होता है उसका एक ड्यूरेशन डिसाइड किया गया और वो है 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है आखिरी दिन तक के आपको वो जर्नल बोलो या कैश बुक बोलो या सब्सिडरी बुक्स बोलो, ये आपको मेंटेन करना है। ये आपको सिखाया जाएगा कॉमर्स में कि हाउ टू मेंटेन द जर्नल, हाउ टू मेंटेन द कैश बुक, हाउ टू मेंटेन द सब्सिडरी बुक्स। क्योंकि हमारा उद्देश्य, कॉमर्स फैकल्टी का उद्देश्य ये है कि इस फैकल्टी में आने वाले जो स्टूडेंट है उन लोगों को जो भी है वो इंडिपेंडेंट बनाने का, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर हमारा कोई व्यवसाय शुरू करना है तो हिसाब तक के हमको आना चाहिए, हाउ टू राइट, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू रिकॉर्ड। फिर आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी प्रोसेस विल बी स्टार्ट। अब ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे इसका। अकाउंटेंसी सिस्टम क्या है? तो अकाउंटेंसी का जो स्पेलिंग है तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अकाउंटेंसी इज अ सिस्टम, under the system maintaining a various types of account, maintaining a various types of account. Various types of account means each and every transaction have a separate account to provide the summarized information of our business. माने ये अकाउंटेंसी सिस्टम क्या करता है? तो हमको समराइज इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखता है कि हमने साल भर में सैलरी पे खर्चा कितना किया। ये अकाउंटेंसी सिस्टम को ये बताता है कि साल भर में हमारा कैपिटल में क्या चेंजेस हो गया। हमको ये अकाउंटेंसी सिस्टम बताता है कि साल भर में हमारा सेल कितना हुआ, हमारा परचेसेस कितना हुआ, हमने कितना वेजेस पेड किया, हमारे पास कौन सी एसेट्स आई, हमारी कौन सी एसेट्स रिलीज हो गई, हमारी कौन सी लायबिलिटी बढ़ी। Means each and every transaction summarized information provided by accountancy system. माने देखो ये दो सिस्टम कैसे कोरिलेटेड है। बुक कीपिंग क्या करता है? ओनली रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन डे टू डे इन द फॉर्म ऑफ एंट्री और इन कैश बुक और सब्सिडरी बुक। और अकाउंटेंसी सिस्टम क्या करता है कि accountancy system provides the summarized information of our business at the end of financial year. माने जो भी है हमको रिजल्ट बताता है whether there is profit or loss। माने हमने जो बिजनेस की डेफिनेशन से शुरुआत किया था हमारा सब्जेक्ट कि अर्न ए गेन, प्रॉफिट कमाने के लिए हम काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए हम व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, प्रोफेशन करते हैं। तो ये हमको कब मिलेगा? आफ्टर मेंटेनिंग द एडॉप्टिंग द अकाउंटेंसी सिस्टम। और ये सिस्टम हमको बताएगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो ये दो सिस्टम जो है, अब देखो मैं आपको इजी तरीके से बताता हूं कि जैसा भी आप 11th में हो
या 10 तक के आपका मैं अनुभव बताता हूं कि आपने साल भर क्या किया। हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट कॉपी बनाई थी, बनाई होगी। इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, गणित के लिए अलग। आप क्या करते थे, स्कूल में जाते समय टाइम टेबल के हिसाब से वो कॉपीज हमारे बुक अपने बैग में रखते थे। स्कूल पहुंचने के बाद जो भी सब्जेक्ट का हमारा लेक्चर है, हमारा क्लास है, हम वो बुक बाहर निकालते थे। बहुत इजी है कॉमर्स, इतना इजी सब्जेक्ट है कि हमको इंटरेस्ट आता है। और बुक कीपिंग अकाउंटेंसी तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये स्कोर करता है। तो हम क्लास में जाके क्या करते थे, वो पर्टिकुलर टीचर, वो सब्जेक्ट टीचर हमको जो पढ़ाते थे वो हम वो कॉपी में नोट डाउन करते थे। फिर आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, ऐसे साल भर चलता था। क्या करते थे, सिर्फ ओनली रिकॉर्ड, ओनली लिखना, हम सिर्फ लिखते थे। और जैसा परीक्षा का टाइम टेबल आया, हमने वो कॉपी में वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लिखा था वो हम पढ़ते थे। और वो पढ़ना मतलब उसका पोस्टिंग हमारे दिमाग में करते थे। वही तो सिस्टम है अकाउंटेंसी। माने साल भर बुक कीपिंग में आपने जो ट्रांजेक्शन लिख के रखे, उसका पोस्टिंग सेपरेटली, हर एक ट्रांजेक्शन का अलग अलग अकाउंट बना के उसमें वो लिखते हैं, उसका पोस्टिंग करते हैं। और फिर आप वो पेपर जो है, पर्चा जो है, वो आप देने के बाद आपको रिजल्ट मिलता था, पास और फेल मिलता था रिजल्ट। वैसा फिर बिजनेस का भी है कि हमारे बिजनेस का रिजल्ट कैसा लगेगा, हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा। ये अगर हमको मालूम करना है तो हमको ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली फॉलो करना ही होगा, बुक कीपिंग सिस्टम एंड अकाउंटेंसी सिस्टम। अब बुक कीपिंग सिस्टम में क्या बुक क्या कि कीप ए वेरियस टाइप्स ऑफ बुक टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपरली, to maintain a journal or cash book or subsidiary book to record the business transaction properly. After completion the process of bookkeeping system, maintaining accountancy, adopting a accountancy system, and prepare, maintain a various types of account, means each and every transaction have a separate account. अगर मैं दुकान में सैलरी मैंने साल भर दिया है तो वो सैलरी अकाउंट सेपरेट होगा, अगर मैंने वेजेस पेड किया होगा तो वेजेस अकाउंट सेपरेट होगा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक बिल दुकान का पे किया होगा तो मेरा इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट सेपरेट होगा। मैंने हर एक व्यवहार का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। और जो बुक कीपिंग में हमने रिकॉर्ड करके रखा है उसका पोस्टिंग करेंगे हम अकाउंट्स में, और बाद में उसको वो हमको टोटल बैलेंस वगैरह जो भी है वो हमको समराइज इंफॉर्मेशन देगा कि हमने साल भर में सैलरी पे कितना खर्चा किया, हमने साल भर में हमने कितना सेल किया, कितना परचेस किया है, हमारा कैपिटल कैसा चेंज हुआ है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द समराइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंसी सिस्टम। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट का सबसे मेन पार्ट, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट के बारे में आपको बोला कि आप नए हो, आपने आज तक के कभी पढ़ा नहीं है अकाउंट के सब्जेक्ट, तो आपको ये लगेगा कि ये अकाउंट माने क्या होता है ना, कैसे होता है। ये सर जो बोल रहे कि हमको यहाँ लिखना है, यहाँ से वहां लिखना है, ये कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है, अकाउंट इज ए स्ट्रक्चर, अकाउंट इज अ डिजाइन which is divided in two sides, which is divided in two part, वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। माने आप एक कॉपी का पेज है, देखो उसको ऐसा फोल्ड करो, ऐसा ओपन करो, आपको दो पार्ट मिल जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज अकाउंट। ये कोई सेपरेट चीज नहीं है, ये कोई सेपरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं तो सर कैलकुलेटर ऐसा है, स्केल ऐसी है, पेन ऐसा है, तो अकाउंट ऐसा होगा। तो वो एक डिजाइन है, और वो जो अकाउंट है वो अकाउंट को दो साइड बन जाती है।
the left hand side is a debit side and right hand side is a credit side. माने जो दो पार्ट हमें, जैसा हमारे ये दो हाथ है, इसको हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसको राइट हैंड बोलते हैं। वैसे अकाउंट को भी दो साइड बन गई, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आती है उसको डेबिट कहा जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जो आएगा उसको क्रेडिट कहा जाएगा। तो फिर डेबिट एंड विच इज बाइफरकेटेड इन टू साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज डिनोटेड बाय डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज डिनोटेड बाय क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका अकाउंट। अब यहाँ पे जो अकाउंट है, तो हमने इसमें एक वर्ड यूज किया पर डेबिट एंड क्रेडिट। मराठी मीडियम वाले विद्यार्थी असेल तर नावे आणि जमा, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर है तो विकलन और समाकलन। तो मित्रों, ये विकलन समाकलन क्या होता है? आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि ये बार बार क्यों बोल रहे डेबिट क्रेडिट, ये विकलन समाकलन नावे जमा हा काय प्रकार है? क्या मीनिंग होगा डेबिट और क्रेडिट का? तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड, इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ अकाउंट के रूल्स है। डेबिट एंड क्रेडिट इट इज, देखो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं एकदम सिंपल भाषा में कि डेबिट एंड क्रेडिट इट इज नथिंग बट ओनली ए साइड इंडिकेशन ऑफ अवर अकाउंट। क्या है ये? तो ये हमारे जो अकाउंट, मैंने बोला ना पेज अगर फोल्ड कर दिया तो दो पार्ट बन जाएंगे। अब जब दो पार्ट बन गए तो उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो फिर वो जो नाम वहां पे दिए हैं, द लेफ्ट हैंड साइड इज ए डेबिट साइड और राइट हैंड साइड इज ए क्रेडिट साइड। आप दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट ही रहेगा, राइट हैंड साइड क्रेडिट, बिकॉज इज ए साइंस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज ए साइंस। तो फिर अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? किसी ने अगर आपको पूछा तो सिंपल भाषा में बोलना है कि डेबिट एंड क्रेडिट इट इज नथिंग बट ओनली ए साइड इंडिकेशन ऑफ अकाउंट। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट डिनोटेड बाय डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट डिनोटेड बाय क्रेडिट। माने ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। अब हमने ये देखा था कि हमको वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, मींस ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव ए सेपरेट अकाउंट। तो फिर अब ये कौन से अकाउंट में डेबिट लिखना, कौन से अकाउंट में क्रेडिट लिखना, तो इसके लिए उन्होंने तीन प्रकार के अकाउंट्स बनाए, तीन प्रकार के अकाउंट्स के रूल बनाए। और वो जो है उसमें एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट और तीसरा है रियल अकाउंट। पर्सनल, नॉमिनल और रियल म्हणजे हिंदी मराठी हिंदीमध्ये काय होईल? वैयक्तिक, नामधारी, बरोबर है, नॉमिनल अकाउंट और वास्तविक रियल अकाउंट। ऐसे तीन प्रकार के अकाउंट, माने जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो तीन अलग अलग हेड में डिवाइड हो जाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का उन्होंने रूल क्या दिया है कि पर्सनल अकाउंट के बारे में उन्होंने ऐसा बोला कि दोज ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, दोज ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू एनी इंस्टीट्यूट, दोज ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी बैंक रिकॉर्डेड अंडर पर्सनल अकाउंट। यानी अगर हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ होता है, हमारा व्यवहार अगर किसी संस्था के साथ होता है, हमारा व्यवहार किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संगठन के साथ होता है या किसी बैंक से होता है, वो ट्रांजैक्शन अगर हमको लिखना है, हमको वो पोस्ट करना है, तो वहां पर हम पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करेंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल दिया है उन्होंने, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। म्हणजे वैयक्तिक खाते म्हणजे काय? तुमचा व्यवहार जर एखाद्या व्यक्तीसोबत होत असेल, एखाद्या संस्थेसोबत होत असेल, एखाद्या व्यापारी संघटनेसोबत होत असेल किंवा एखादी बँकेशी होत असेल, तर तो तुम्हाला वैयक्तिक खात्यामध्ये लिहावा लागेल। आणि मग वैयक्तिक खात्याचा नियम दिलाय कधी? लाभ मिळणाऱ्याचे खाते नावे, लाभ देणाऱ्याचे खाते जमा। डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द
गिव्हर. म्हणजे या प्रकारे जे आहे पर्सनल अकाउंटचा त्यांनी रूल दिलाय. सेकंड नॉमिनल अकाउंट. आता नॉमिनल अकाउंट ज्याला आपण नामधारी खाते म्हणतो. आता नॉमिनल अकाउंट मध्ये काय केलंय त्यांनी की नॉमिनल अकाउंट रेकॉर्ड्स ओनली एक्सपेन्सिव्ह अँड इन्कम ट्रान्झॅक्शन. नॉमिनल अकाउंट रेकॉर्ड्स ओनली पेमेंट अँड रिसिप्ट ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे आता यांनी काय म्हटलं या ठिकाणी फक्त खर्च आणि उत्पन्न किंवा प्राप्ती व शोधन. खर्च म्हणजे आता बरेच आपल्याला प्रश्न पडतोय खर्च म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय एक्सपेन्सेस, व्हॉट इज मीन बाय इन्कम. आपल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शेवटपर्यंत समजत नाही की खर्च म्हणजे काय, एक्सपेन्सेस म्हणजे काय. ते एक सिंपल कन्सेप्ट सांगतो मी तुम्हाला की एक्सपेन्सेस मीन्स कॅश गोज आउट. आपल्या जवळून पैसे गेले समजायचं एक्सपेन्सेस. मग आता ते पैसे कुठे गेले, काय गेले, कशासाठी गेले, काही घेणं देणं नाही. पैसे गेले म्हणजे एक्सपेन्सेस. कॅश कम्स इन, माझ्याजवळ पैसे आले. मग कुठून आले काही घेणं देणं नाही. मी माझ्या बाजूला बसलेल्या मित्राच्या खिशातून चुपचाप 100 रुपये काढून घेतले, इट्स अ इन्कम. माझ्याजवळ पैसा आला, रस्त्याने चालता चालता 10 रुपये पडले होते, मी उचलून खिशात टाकले म्हणजे इन्कम. घरी आलेले पाहुणे गावाला जाताना पाया पडलो, 20 रुपयाची नोट दिली म्हणजे इन्कम. पहा मी काय कन्सेप्ट सांगतोय, अगदी इझी कन्सेप्ट सांगतोय की जे तुम्हाला अकाउंट मध्ये कधीच त्रास होणार नाही. म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस मीन्स कॅश गोज आउट अँड इन्कम मीन्स कॅश कम्स इन. माझ्याजवळ पैसे आले म्हणजे इन्कम, पैसा गेला म्हणजे एक्सपेन्सेस. मग आता आपण या ठिकाणीची कन्सेप्ट काय ठेवली की एक्सपेन्सेस आणि इन्कम रेकॉर्डेड अंडर नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मध्ये आपण हे सगळं रेकॉर्ड करतो. मग आता या ठिकाणी काय होतं की जे एक्सपेंसेस आणि इनकम्स है, जो एक्सपेंसेस और इनकम है, ये 2 टाइप के रहते हैं, एक रेवेन्यू टाइप और दूसरा कैपिटल टाइप. और ये जब तक कि आपको समझेगा नहीं तब तक कि आप नॉमिनल अकाउंट का रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक चाय का ग्लास है, उसमें चाय है, क्या फर्क है दोनों में? बराबर. किसी कैंटीन में अगर हम गए, एक कप चाय उसको हमने मांगा, वो चाय एक ग्लास में आपको देगा, आप उसको क्या करोगे कि चाय के 10 रुपए है, 10 रुपए दोगे. आपको वो ग्लास पसंद आया, उसको बोलेगे भैया ये ले जाता हूं, वो बोलेगा इसके भी 10 रुपए दो, आप 20 रुपए दे दिए, माने एक्सपेंसेस हो गए आपके, कैश गोज आउट, एक्सपेंसेस. लेकिन वो एक्सपेंसेस में फर्क है, चाय के 10 रुपए, ग्लास के 10 रुपए फर्क है. ये जिस स्टूडेंट को समझ में आता है उसका अकाउंट परफेक्ट होता है. मीन्स हाउ टू डिफाइन द रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. तो जनरली बुक्स में ऐसा दिया है कि रेगुलर एक्टिविटी पे जो पैसे जाते हैं वो रेवेन्यू, और कभी कभी खर्चा होता है वो कैपिटल. बट मैंने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट अलग रखा है. अब देखो किस तरीके से है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसका पहला हेड, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मीन्स आफ्टर पेमेंट सैटिस्फैक्शन वेयर रिसीव्ड. देखो मेरे पास से पैसे गए, वो पैसा जाने के बाद मुझे आनंद होता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे समाधान होता है. वो जो पेमेंट मैंने किया उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस. अगर राह चलते किसी भिखारी को आपने 1 रुपया दिया, पैसे गए, लेकिन आपको क्या मिला? तो मुझे समाधान मिला कि मैंने आज एक भिखारी को पैसे दिया. हम मंदिर गए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान पास करवा देना, 10 रुपए डाल रहा है. वो जो 10 रुपए डाले आपने पैसे को आउट एक्सपेंसेस. लेकिन वो पैसे देने से आपको क्या मिला? सैटिस्फैक्शन मिला. किसी फिल्म देखने जाते हो, टिकट निकालते हो, आपको क्या मिलता है? 3 घंटे अंधेरे में बैठ के आप वो देखते रहते हो, बाद में बाहर आ जाते हो. साथ में तो कुछ नहीं आता, बट सैटिस्फैक्शन आता.
किसी पिक्चर के एंड में अगर हीरो हीरोइन दोनों मर गए तो देखो कितना दुख लगता है, फालतू गए बोलते पैसे, है बराबर। माने ये जो कंसेप्ट है कि आफ्टर पेमेंट सेटिस्फैक्शन वेयर रिसीव्ड, जो समाधान मिलता है, तो दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। दूसरी कंसेप्ट उसकी है कि आफ्टर पेमेंट सर्विस वेयर रिसीव्ड, अगर किसी ने मेरा काम किया उसके बदले में मैंने पैसे दिया, मैंने ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। मैंने हमारे यहाँ बर्तन वाली पोछा वाली काम करती है, हम उसको पैसे देते हैं, इट्स ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कि किसी ने मेरा कोई नोट्स लिखवा के दिए, मैंने उसको एक 10-20 रुपए दे दिए, सर्विस है। किसी ऑटो रिक्शा में हम बैठे और उतरने के बाद हमने उसको पैसे दिए, इट्स रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि उसने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। कोई एम्प्लॉय आपके घर काम करता है, कोई नौकर आपके यहाँ काम करता है, हम उसको बाद में पैसे देते हैं, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, जस्ट अ मिनट। इज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, माने आफ्टर पेमेंट सर्विस वेयर रिसीव्ड इज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तीसरा पॉइंट है कि आफ्टर पेमेंट आर्टिकल वेयर रिसीव्ड, मैंने पैसे दिए, मुझे कोई आर्टिकल मिला, कोई वस्तु मिली। जैसा मैंने 1 रुपया दिया मुझे रिफिल मिली, मैंने 10 रुपए दिया मुझे पेन मिली, मैंने 15 रुपए दिया मुझे कॉपी मिली। ये क्या हो गया? आपने पैसे दिया, उसके बदले में आपको कोई चीज मिल रही, तो ये भी क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर पेमेंट आर्टिकल वेयर इशूड व्हिच हैव ए नो लाइफ नो रीसेल वैल्यू। वो रिफिल को लाइफ है क्या? वो रिफिल को कोई रीसेल वैल्यू है क्या? भंगार में बेची जाती क्या खाली रिफिल? या कई स्कीम देखा क्या 10 खाली रिफिल लेके आओ, 1 भरी हुई रिफिल ले जाओ? नहीं। माने इस टाइप के अगर आर्टिकल आपको मिलते हैं आफ्टर पेमेंट, तो आपने जो भी पेमेंट किया इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और उसके बाद ये 3 कंसेप्ट जो है ये हमको इंडिकेट करती है कि दीज आर आवर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आफ्टर पेमेंट सेटिस्फैक्शन वेयर रिसीव्ड, आफ्टर पेमेंट सर्विस वेयर रिसीव्ड, and after payment article were issued which have a no life no resale value. These are our revenue expenditure. और अब दूसरा पार्ट देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आफ्टर पेमेंट आर्टिकल वेयर रिसीव्ड, देखो बोला मैंने पैसे दिए, मुझे आर्टिकल कोई चीज कोई वस्तु मिली, मैंने आफ्टर पेमेंट आर्टिकल वेयर इशूड व्हिच हैव ए लाइफ व्हिच हैव ए रीसेल वैल्यू। मैंने पैसे दिया मुझे प्लॉट मिला, मैंने पैसे दिया मुझे वॉशिंग मशीन मिली, मैंने पैसे दिया मुझे फ्रीज मिला, मैंने पैसे दिया मुझे गाड़ी मिली। देखो पेमेंट करने के बदले में आर्टिकल मिला है बट हैव ए लाइफ एंड हैव ए रीसेल वैल्यू। हम सेकंड हैंड बेच सकते हैं, उसको रीसेल वैल्यू है। तो इस टाइप का अगर पेमेंट आप करते हो तो उसको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरा पार्ट मैंने आपको बोला था रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। अब रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में क्या फर्क है? तो रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है इनकम बट रिटर्नेबल इनकम, माने जो मुझे पैसा मिला है लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वापस करना है। दिस टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज कैपिटल इनकम। बराबर है? मैंने किसी बैंक से मैंने लोन मांगा है, उन्होंने मुझे लोन के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो ये मेरे हो गए क्या? मेरे को ये वापस करना है। मैंने वो पैसे मिले माने इनकम, ये गलत है अब यहाँ पे। वो जो पैसे मिले हैं भविष्य में मुझे वापस करना है। It is a returnable income. So this type of income is known as capital income. But income which is forever our income, माने मुझे पैसे मिले हैं जो मेरे को वापस नहीं करना है,
अगर मैं किसी के यहाँ काम करता हूं, मुझे पैसे मिले, इससे रेवेन्यू इनकम मैं वो वापस नहीं करूंगा। मेरे यहाँ कोई किराएदार रहता है, उसने मुझे एक रेंट पे किया है, वो घर छोड़ के जाएगा तो वापस नहीं करूंगा रेंट। इससे फॉर एवर अवर इनकम, मैंने उसको कहा जाता है रेवेन्यू इनकम। तो फिर अब ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। और अब थर्ड, और इसका रूल उन्होंने दिया है कि एक्सपेंसेस अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, इनकम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड. म्हणजे खर्च खाते नावे करा, उत्पन्न खाते नेहमी जमा करा. व्यय लेखा विकलन, प्राप्ति लेखा, आय लेखा समाकलन, ये हो गया दूसरा रूल. और तीसरा है हमारा वो माने रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा. इसमें जो भी है वो कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और कैपिटल टाइप ऑफ इनकम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, माने एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड अंडर रियल अकाउंट. और इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो हमारे पास आता है उसको डेबिट करो, विकलन करो, समाकलन करो. येणाऱ्या वस्तूचे संपत्तीचे खाते नावे, जाणाऱ्या वस्तू संपत्तीचे खाते जमा. तो ये हो गया आपके तीन अकाउंट्स के टाइप्स, पर्सनल, नॉमिनल और रियल. तो ये कंसेप्ट यहां तक के मैंने आपको पूरे अकाउंट पे समझा दिया कि जहां पर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये हमारे लाइफ में हमको कहाँ कोऑपरेट करेगा, किस टाइप से कोऑपरेट करेगा. अगर ये जो सिस्टम है इसमें अगर हम परफेक्ट हो जाते हैं तो भविष्य में हमको जॉब मिल सकता है, भविष्य में हम हमारा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. तो ये सब कंसेप्ट जो है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको जितना समय मुझे दिया था उतने समय में पूरा करने की कोशिश किया. सो चौहान सर, शेंद्रे मैडम, हेलो शेंद्रे मैडम, हेलो 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 हाँ एक आलो सर. हॅलो सर. हेलो सर एक मिनिट. शेंद्रे आवाज येतोय मैडम, सर? हेलो सर हॅलो, आवाज येतोय मी. हेलो हेलो शेंद्रे मैडम, आएगा खुड़े सर, हेलो 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 शेंद्रे मैडम, आवाज नाही येते तुमचा. मॅडम तुमचा आवाज, हेलो हेलो